हेलो बच्चों, आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12th का समरी लिखेंगे विद पैराग्राफ और सीखेंगे। कल के क्लास में हम लोग देखे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मुख्य पात्र कौन हैं और उनसे जुड़े मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो आज हम देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी देखेंगे। समरी को आसान भाषा में सीखेंगे ताकि एग्जामिनेशन में जाने के बाद हमारे दिमाग में हर एक पैराग्राफ और खुद से लिखने की स्टेमिना हो। चलिए तो लिखने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए essay written by महात्मा गांधी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये बना कैसे। क्या हम लोग भी इस पर दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं? तो चलिए उसी को सीखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग सिंपल सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि होता है कि सब्जेक्ट इज ए मार और कोई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि मैं खुश हूँ तो हम लोग बनाते हैं कि आई के साथ लगाते हैं एम और कॉम्प्लीमेंट में खुशी, हैप्पी, आई एम हैप्पी। वह चोर है, ही इज थीफ। इसी प्रकार से यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसके साथ लगेगा इज। और क्या है? तो एक ऐसे है, तो ऐसे। यहाँ पर सीखते हैं कि ये कहाँ से यूज हो गया, रिटन बाय महात्मा गांधी। तो बच्चों, ये वॉइस स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। जैसे कोई भी चीज़ लिखना हो कि लिखा गया है, तो ये वर्ब 3 प्रयोग करके, बाय का प्रयोग करके, और उसके बाद जिसके द्वारा लिखा गया है उसे लिख देते हैं। जिसे खाया गया है, जैसे मेरे द्वारा खाया गया है तो ईटन बाय मी। उसके द्वारा पढ़ा गया है तो रीड बाय हिम। इसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। He was known as the father of the nation. The father of, सॉरी यहाँ पर was नहीं is होगा। He is known as the father of the nation। और बापू, मतलब गांधी जी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यह किस स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज दिया है और इसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग कर दिया है। तो पहले तो हम इतना ही देखेंगे।
सब्जेक्ट इज और नाउन को। ये जब इज एम आर के बाद वर्ब 3 लग गया तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये वॉइस हो गया। और इज एम आर जहाँ भी लगा हो उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग किया गया हो तो ये भी समझना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वॉइस। चलिए तो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस ही क्यों यहाँ पर यूज हुआ। तो देखिए इसका अर्थ है कि ही इज़ नॉन, यानी वे जाने जाते हैं, दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। और जब भी दूसरे के द्वारा कोई भी काम किया जाए तो पैसिव वॉइस के दायरे में आता है। तो देखिए यहाँ पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर पैसिव वॉइस का है, और इसी पर बनेगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब 3। सब्जेक्ट है ही के साथ यहाँ पर लगा है इज और वर्ब 3 नॉन, यानी ही इज नॉन, वे जाने जाते हैं। एज का मतलब होता है कि के रूप में, तो किस रूप में जाने जाते हैं, तो द फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, और बापू या बापू के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अगले पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग कल बात किए थे कि ही वॉज बर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 and died in 30 जनवरी 1950। तो यहाँ पर 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी गोडसे के द्वारा। तो ही वॉज बर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी उनकी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, एंड डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी इन जनवरी 1948। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, एक्जुलरी वर्ब को वाज, अब वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है, यानी यह भी पैसिव वॉइस में है। पहले सब्जेक्ट, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब को पकड़ते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो वाज लग गया, उसके बाद वर्ब 3 लग गया, तो यह हमें समझ जाना चाहिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यह तो सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का हो गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब 3 पैसिव वॉइस का रोल हो गया। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब 3, सब्जेक्ट वाज वर्ब 3 पास्ट हो गया। तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे हम लोग कि उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 2 अक्टूबर 1869 को। एंड डाइड, देखिए फिर से वर्ब 3 दे दिया, तो यहीं से ही वाज सेम टू सेम यहाँ पर इमेजिन करो कि लगा हुआ है। ही वाज डाइड इन 30 जनवरी 1948, यानी यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस यूज हुआ है। ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। इन दिस essay महात्मा गांधी described about
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए इसको सीखते हैं। ये टेंस है कि वॉइस है, और कौन सा टेंस का वॉइस है या टेंस है। तो देखिए, इन दिस इसे, इन का मतलब होता है में, यानी इस ऐसे में महात्मा गांधी हैज डिस्क्राइब, पहले एक जुलरी वर्ब को पकड़ लिए और अब देखेंगे कि ये कौन से स्ट्रक्चर यूज हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी हैज डिस्क्राइब्ड, यानी सब्जेक्ट हैज और वर्ब 3। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, स्ट्रक्चर पर बैठाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब 3। हैज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ही सी इट नेम के साथ करते हैं। इसका अगर देखा जाए कि इसको कैसे पहचाना जाता है, इसका अर्थ क्या निकाला जाता है, तो जहाँ भी हैव हैज के बाद वर्ब 3 रहा तो इसका मतलब होता है कि या है, चुका है, चुकी है। तो यहाँ पर हैव हैज के बाद वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है, यानी महात्मा गांधी जी डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, वर्णन किया है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके बारे में किए हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में वर्णन किए हैं। चलिए अगला पैराग्राफ के बारे में देखते हैं। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर is different from Western civilization. यानी चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा टेंस का यूज हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखो अलग अलग करते हैं कि ही सेज, डैट अलग हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, यहाँ पर इज को पकड़ लेंगे, ये एक में हो जाएगा। डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा टेंस का यूज किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाओ। ही सेज यानी सब्जेक्ट है और वर्ब में एस या एस लगा है, यानी वर्ब 5 कहते हैं, एस या एस लग जाए तो जहाँ भी वर्ब 5 लग गया तो समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो ताहे तीहे में देखो, ही सेज, से मीन्स कहना, यानी वह कहते हैं। डैट मतलब होता है कि। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है डिफरेंट, अलग है। फ्रॉम मतलब होता है से। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अलग है, पश्चिमी सभ्यता से अलग है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर believes
in God, but they don't believe in God। चलिए इसको देखते हैं कि कौन सा टेंस यूज हुआ है इसमें और कैसे बना है। तो बिकॉज का मतलब होता है कि क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिलीव्स, फिर एस लग गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वो बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विश्वास करता है, एस या एस लग जाए तो ताहती हमें निकालेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विश्वास करता है, किस में विश्वास करता है? तो इन गॉड, भगवान में। बट मीन्स होता है लेकिन, दे डोंट बिलीव इन गॉड। दे मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोग डोंट बिलीव इन गॉड। यानी यहाँ कौन सा सेंटेंस यूज, स्ट्रक्चर यूज हुआ है ये देखेंगे हम। तो देखिए, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है जिसका अर्थ निकलता है ता है ती है। यानी डू या डज लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नॉट लगेगा तो नेगेटिव, अर्थ निकलेगा ता है ती है। देखते हैं यहाँ पर दे डू नॉट का रूप बना है डोंट, यानी डू डज लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो ता है ती है अर्थ निकालेंगे। यानी दे डोंट बिलीव, वे लोग विश्वास नहीं करते हैं इन गॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। He says that mind is a restless bird। यानी he says that mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants, and still it is unsatisfied। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि ही सेज, यानी एस लग गया तो ताहे तिहे अर्थ निकालेंगे। वे कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस का मतलब होता है अशांत, बर्ड मीन्स पक्षी, यानी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड एक अशांत पक्षी है। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, यहाँ पर देखो एस या एस लग गया तो ताहे तिहे में निकालेंगे। द मोर इट वांट्स, फिर से ताहे तिहे में निकालेंगे। यानी द मोर का मतलब होता है कि जितना, फिर लग गया तो उतना, दो बार लगेगा। एक बार लगा तो उसका अर्थ निकालेंगे जितना, दूसरा बार लगा तो उसका अर्थ निकालेंगे उतना। द मोर इट गेट्स, जितना यह पाता है, यानी जितना इसे मिलता है उतना ही यह चाहता है। वांट मीन्स चाहना। अनस्टिल, फिर भी, इट इज़ अनसेटिस्फाइड, यानी यह असंतुष्ट रहता है। सिंपल सेंटेंस का यूज किया गया है, जैसे आई एम हैप्पी उसी प्रकार से इट इज़ अनसेटिस्फाइड, यह अशांत रहता है इसलिए असंतुष्ट रहता है।
यानी महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि हमारा दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, जितना इसको देते हैं हम लोग उतना ही यह चाहने लगता है और इसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, यही कहना चाहते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे और कल से यानी अगले क्लास में इन सबको सीखेंगे। जितना बचा हुआ भाग है इसका बहुत ही कम है, आगे देखेंगे। थैंक्स।